स्वागत है दोस्तों आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। आज जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं इंडियन स्टैटिक जीके, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा 2025 के लिए। ऐसे तो स्टैटिक जीके जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सारे के सारे सेम ही रहते हैं। बट हम लोग अभी 2025 को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है 2026 2027 में कुछ चीज़ें चेंज हो जाए या चेंज ना हो। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा जो वीडियो है ये सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं या जो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। साथ में जो भी बच्चे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जैसे पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए या एसएससी के लिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे या तो व्यापम वगैरह के लिए भी, तो उसमें भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में ना तो सिर्फ हम ये सीखेंगे कि सिंबल्स क्या क्या हैं और कौन कौन से फेमस इंडियन सिंबल्स हैं, है ना, बल्कि हम लोग उसके बारे में डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज भी लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि टोटल यहाँ पे मैंने 17 जो नेशनल सिंबल्स है वो मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, टोटल 17 नेशनल सिंबल्स मैंने मेंशन किया है। अब इसके बाद मैं इसके बारे में हर टॉपिक को इन डेप्थ में बताऊंगा भी। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर से चालू करते हैं। तो जो नेशनल एम्बलम है ना, जो नेशनल जो एम्बलम है वो हमारा क्या, एडप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, तो जो आपने जो लायन का देखा होगा ये है जो नेशनल जो हमारा सिंबल है वो क्या है, ये जो लाइन जो दिख रहा है जिसके कि चारों तरफ फेस होते हैं। यहाँ पे आपको तीन ही दिख रहा है क्योंकि एक जो होता है वो पीछे भी होता है, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमको सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी हम लोग को ना जो जानवर जो है वो तीन टाइप के जानवर और भी दिखते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं, बुल होते हैं, एलिफेंट होते हैं और एक होता है हॉर्स। ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे में जब मैं बताऊंगा तो इसके बारे में डेप्थ में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो क्या है, वो है हमारा तिरंगा। ठीक है, नेशनल जो कैलेंडर है वो है क्या, साका कैलेंडर। फिर नेशनल जो फ्लावर है वो है हमारा क्या, लोटस। नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। नेशनल गेम क्या है हमारा, हॉकी। ठीक है, नेशनल फ्रूट क्या है हमारा, मैंगो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, मतलब जो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है ये आपको दिख रहा होगा, है ना। अगर आप लोगों को नेशनल एक्वेटिक एनिमल कोई भी बोलेगा तो आप लोगों को डॉल्फिन लिखना है। ठीक है, फिर क्या है नेशनल वेजिटेबल पंपकिन। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा किनको किनको पंपकिन खाना बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेशनल ट्री, इंडियन बनियन ट्री। ठीक है, जो हम लोग गांव वगैरह में देखते होंगे ना, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं बरगद के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोटो भी लगाया है ना, बनियन ट्री का। तो वही हमारा क्या होता है, नेशनल ट्री होता है। फिर क्या है नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस टाइप का गाना है ना, तो वही हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो इंडियन एलिफेंट। देखिए यहाँ पे सिर्फ एलिफेंट नहीं बोला है, यहाँ पे इंडियन एलिफेंट बोला है क्योंकि एलिफेंट जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, वो अफ्रीकन एलिफेंट भी हो सकते हैं। बट जो हमारा जो नेशनल जो हेरिटेज एनिमल है, नेशनल एनिमल नहीं, वाइल्ड एनिमल अलग होता है, हेरिटेज एनिमल अलग होता है। तो जो नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो हमारा क्या है, इंडियन एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है ओथ ऑफ अलायंस, ये हमारे क्या है नेशनल प्लेज है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस टाइप का होता है ना। ये नेशनल प्लेज में क्या बोलती है, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. ठीक है, तो ये जो है ये हमारा नेशनल प्लेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओथ ऑफ अलायंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा नेशनल बर्ड, ऑब्वियसली सबको पता है क्या, इंडियन पिकॉक। ठीक है, फिर क्या है नेशनल एनिमल, रॉयल बंगाल टाइगर। इसी चीज को मैं बोल रहा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है ना, यहाँ पे नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला है, नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला था इसलिए हमने क्या लिखा था, इंडियन एलिफेंट लिखा था। ठीक है, बट अगर सिर्फ नेशनल एनिमल बोलेगा तो हम लोग को क्या लिखना है, रॉयल बंगाल टाइगर लिखना है। उसके बाद क्या नेशनल जो करेंसी हमारा वो क्या, इंडियन रुपी। इसका सिंबल भी अभी हम लोग को पता है, इस तरीका का होता है कुछ इंडियन रुपी का सिंबल, आप लोग को दिख भी रहा होगा। इसके बाद क्या नेशनल रिवर,
सभी को पता है नेशनल जो रिवर होगा वो हमारा क्या है, गंगा रिवर हमारा नेशनल रिवर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ना इन सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल्ड में देखेंगे। और देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग प्लीज स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया पूरा आखिरी तक तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर सिंबल से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो वो आपसे जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो बस आप वीडियो में पूरा प्रॉपरली बने रहिए और इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या, नेशनल एम्बलम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय माधव सैनी ऑन जनवरी 2026 जनवरी 26 1950। ठीक है, सॉरी टंग स्लिप हो गया था, जनवरी 26, ओके 26 जनवरी 1950। देखिए जो 26 जनवरी 1950 जो है वो क्या है, हमारा गणतंत्र वाला दिन भी है ना, जो रिपब्लिक डे है, तो उसी दिन ही हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम को एक्सेप्टेंस मिल गया था। उसके बाद क्या, द इंडियन नेशनल एम्बलम इज द एडेप्टेशन ऑफ द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। सारनाथ सबको पता ही है कहाँ पे है, बनारस के पास में, यूपी के अंदर में है सारनाथ। जो भी लोग बनारस घूमने जाते हैं तो प्लीज सारनाथ जरूर जाइएगा, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी का स्तूप वगैरह भी है, मैं पर्सनली जाके विजिट किया हूँ, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, इसके बाद देखिए देयर इज अ धर्म चक्र इन इट्स बेस ऑल्सो कॉल्ड द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, तो वहीं पे सारनाथ में क्या है कि एक धर्म चक्र है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से ही इंस्पायर्ड होकर के हमारा क्या बना है, नेशनल एम्बलम बना है। द धर्म चक्र हैज एन एलिफेंट, अ हॉर्स एंड अ बुल क्रेविंग। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, जब मैं टॉपिक बता रहा था, कि जो धर्म चक्र है उसी में नीचे की तरफ आपको तीनों जानवर दिखेंगे। कौन कौन से, एलिफेंट भी दिखेगा आपको, हॉर्स भी दिखेगा और हमको बुल क्रेविंग भी दिखेगा। ठीक है, बुल कार्विंग सॉरी। द एम्बलम फीचर्स 4 एशियाटिक लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक which signifies करेज, पावर, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। क्या क्या, 4 चीजों को सिंबलाइज करता है, क्या क्या, करेज, पावर, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। तो देखिए जब भी हम लोग नेशनल एम्बलम देखते हैं सामने से हमको 3 ही शेड दिखता है, एक जो है जो सामने फेस कर रहा है, एक साइड में फेस कर रहा है और एक राइट साइड में फेस कर रहा है, बट एक शेड पीछे भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स विच कैरेक्टराइज द 24 आवर्स ऑफ अ डे एंड 12 मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अशोक चक्र में आप लोग को जो 24 स्पोक्स जो दिखेंगे वो क्या बताते हैं, 24 स्पोक्स बताते हैं 24 आवर्स, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं। और साथ ही में क्या बताते हैं कि 12 जो मंथ होते हैं उनको भी वो सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द बुल एंड द हॉर्स एडजॉइनिंग द अशोक चक्र रिप्रेजेंट इंडियाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेल्थ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बुल और हॉर्स है ना, उन दोनों चीजों को क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों को एक साथ में हम लोग इंडिया में देखते हैं, इसलिए उनको साथ में रखा गया है। द नेशनल एम्बलम इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इंडियन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ पे आपको, जो डिफरेंट इंडियन जो नोट्स हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा, साथ ही में जो सिक्के होते हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके बाद वाले टॉपिक पे। ठीक है, अब देखिएगा नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारा अपना इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, हमारा क्या बोलते हैं उसको, तिरंगा। तिरंगा इज अ हिंदी वर्ड कंटेन्स 3 कलर्स। ठीक है, दिस टर्म इज यूज्ड to describe the Indian national flag. It contains 3 colors, deep saffron or kesari at the top, white in the middle and dark green at the bottom. The middle of the flag has navy blue chakra. Kesari's color denotes the strength of the country. White signifies peace and truth at the same time. Green indicates fertility and growth. ठीक है, तो देखिए जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो जिसका नाम क्या है, तिरंगा, हिंदी में इसका मतलब क्या है, ट्राई कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सैफ्रॉन कलर। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
केसरी कलर भी बोलते हैं। उसके बाद बीच में क्या होता है, व्हाइट होता है, और सबसे नीचे में डार्क ग्रीन होता है। तो जो सैफ्रॉन जो है वो क्या चीज को शो करता है जो सैफ्रॉन जो है ना, केसरी कलर डिनोट्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। जो सैफ्रॉन कलर है वो क्या करता है, आप हमारे कंट्री के स्ट्रेंथ को शो करता है। जो व्हाइट कलर होता है वो क्या है, पीस को शो करता है। और जो हमारा जो ग्रीन कलर है वो क्या शो करता है, ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। द फ्लैग इज मेड अप ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऑफ इक्वल विड्थ। द टॉप स्ट्राइप इज अ सैफ्रॉन, मिडिल स्ट्राइप इज व्हाइट एंड बॉटम स्ट्राइप इज ग्रीन। ओके, हमने देख लिया ऑलरेडी। द अशोक चक्र in the flag center characterizes the internal wheel of law, which symbolizes the notation of dharma or righteousness। ठीक है, मतलब जो अशोक चक्र है वो क्या चीज को सिंबलाइज करता है, धर्म को सिंबलाइज करता है, जो कि हमारे फ्लैग के बीचों बीच में है। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि हमारा जो फ्लैग होता है ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन होता है, बट बीच में ब्लू कलर का एक अशोक चक्र भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, the manufacturing and hosting of the national flag are governed by a set of rules called the Flag Code of India। Okay, the flag is rectangular and has the ratio of 2:3। तो देखिए इसका जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2:3। मतलब अगर 2 मीटर ऐसे है तो 3 मीटर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का। ओके, है ना। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा प्यारा इंडियन नेशनल फ्लैग, है ना। तो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, द इंडियन नेशनल कैलेंडर। तो इंडियन नेशनल जो कैलेंडर है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो क्या वो कह रहा है, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज द साका कैलेंडर। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन मार्च 22, 1957। It shows the nation's history and signifies the golden era of the country. The calendar is a lunar calendar, which means it is built on the moon cycle. It consists of 12 months, each beginning on the day of the new moon. The calendar is generally used by the government of India and is recognized as an official calendar for public holidays and religious festivals. It is also used for agricultural and astrological purposes। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है, साका कैलेंडर है। ठीक है, जो कि हमको 22 मार्च 1957 को हमने इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। अब ये जो कैलेंडर है वो एक लूनर कैलेंडर है, मतलब जो कैलेंडर की जो भी डेट्स है वो मून के बेसिस पे ही होते हैं। ठीक है, और जो इसका जो स्टार्टिंग का जो आपका जो मंथ का होता है या फिर जो ईयर का होता है वो क्या होता है, मून, फुल मून से ही हम लोग क्या चीज करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। आपने सुना भी होगा कि आज क्या है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है कि फुल मून वाला दिन है, मतलब फुल मून वाली रात है। ओके, सॉरी। तो देखिए अभी यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जो गवर्नमेंट के जो भी यूजर्स होते हैं उसमें तो हम लोग इस कैलेंडर को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इस कैलेंडर को एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साका कैलेंडर। ओके, फिर देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस द साका कैलेंडर फॉर ऑफिशियल पर्पसेस सच एज डिफाइनिंग पब्लिक हॉलीडेज एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है जो भी पब्लिक हॉलीडेज देता है कि भाई दीपावली कब है, होली कब है, तो ये सारा कुछ जो है वो इसी कैलेंडर के बेसिस पे ही दिया जाता है। ओके, तो द मंथ्स इन द साका कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द ज़ोडिएक साइन। द फर्स्ट मंथ इज चैत्र एंड द लास्ट मंथ इज फागुन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा फाल्गुन है बट ये पढ़ते कैसे, फागुन बोलते हैं हम लोग, हिंदी में फागुन बोलते हैं। तो जो लूनर कैलेंडर है वो हमारा जो साका कैलेंडर है वो फर्स्ट मंथ जो होता है वो क्या होता है, उसका चैत्र होता है। ठीक है, और लास्ट जो मंथ होता है वो क्या होता है, हमारा फागुन होता है। एक्सेप्टिंग द साका कैलेंडर एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज एंड प्लेस टू इट्स ट्रेडिशनल values. The Saka calendar is an important symbol of India's national identity
and plays an important role in the daily lives of millions of Indians। ठीक है, तो देखिए साका कैलेंडर हमको ये बताता है कि हमारी जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हमारे ट्रेडिशन को कितना सीरियस लेती है। ठीक है, जैसे देखिए इंडिया जो है एक ट्रेडिशनल कंट्री है, हमारे लिए हमारा ट्रेडिशन ही सबसे बढ़कर है ना। और इसमें इसके साथ साथ क्या है कि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं भी इन फेस्टिवल से, इन अलग अलग अनुष्ठानों से जुड़ी हुई हैं, जो कि हमको साका कैलेंडर को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर हमारे लिए बना देता है। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग आगे। देखिए अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए होंगे ना, तो आप लोग नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप लोग को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो कल हम लोग जो डाटा देख रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग 83% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियो को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हम लोग भी चाहते हैं, देखिए बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब लगेगा, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है, और अगर हम प्रोत्साहित होंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और मेहनत करेंगे, और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेशनल फ्लैग। तो देखिएगा हाँ, तो देखते हैं अभी हम लोग हमारा जो नेशनल फ्लैग तो हो गया था ना, एक सेकेंड, नेशनल कैलेंडर भी हो गया था, अभी हम लोग को देखना है क्या, नेशनल फ्लावर। ठीक है, तो देखिए लोटस जो है वो हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर। लोटस समझ गए होंगे आप लोग, कमल का फूल। ठीक है, लोटस इज कंसिडर्ड इंडियाज नेशनल फ्लावर। इट इज second in Indian culture and symbolizes fruitfulness, knowledge, wealth, illumination and spirituality. The lotus has an important cultural and religious status in India, where it is often used in religious ceremonies and festivals. It is also general motif in art, literature and agriculture, and has been used to symbolize the country's identity and heritage. The scientific name of lotus is Nebulo nucifera. ठीक है, a member of the family Nebulionaceae. ठीक है, the lotus has profound cultural and religious meaning in India and is often related to purity, enlightenment and rebirth. The lotus is also a significant symbol of Buddhism, often used to signify the Buddha's illumination and the path to spirituality awakening. The lotus is not only the national flower of India but also the national flower of Vietnam and the provincial flower of Jiangsu province in China। ठीक है, तो देखिए जो हमारे जो लोटस फ्लावर का सबसे बड़ा चीज क्या है कि लोटस जो है ये हमारा नेशनल फ्लावर है, साथ ही साथ जो लोटस जो है ये हमारे लिए नॉलेज, वेल्थ, फ्रूटफुलनेस, इल्यूमिनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को भी सिंबलाइज करता है। साथ ही साथ जो लोटस फ्लावर का जो इस्तेमाल है ये क्या है, ये कल्चरल के लिए भी, कल्चरल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिर रिलीजियस स्टेटस के लिए भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा जो बीजेपी का पार्टी उसका भी सिंबल है लोटस। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि द लोटस हैज़ प्रोफाउंड कल्चरल एंड रिलीजियस मीनिंग इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए जो लोटस है उसका कल्चरल और जो रिलीजियस मीनिंग भी है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो कि हमको क्या क्या चीज़ को वो सिग्निफाई करता है, प्योरिटी, एनलाइटमेंट एंड रीबर्थ को। ठीक है, तो ये था लोटस के बारे में। और देखिए लोटस जो है वो सिर्फ इंडिया का नेशनल फ्लावर नहीं है, वो वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर है और प्रोविंशियल फ्लावर है कहाँ का, जियांगसू प्रोविंस इन चाइना। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।
तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे क्या है, नेशनल एंथम। ठीक है, तो देखिए नेशनल एंथम के बारे में हम लोग को सभी को पता है, हम लोग स्कूल कॉलेज हर जगह पे नेशनल एंथम गाए हैं, जो कि क्या होता है, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन द बंगाली लैंग्वेज। तो जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि किस लैंग्वेज में था, बंगाली लैंग्वेज में था। एक्चुअली मैं भी बता दूं कि मैं भी बंगाली ही हूँ। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड इट इन इट्स हिंदी वर्जन ऑन जनवरी 24 1950 में ये एक्सेप्ट हुआ था, मतलब हमारे रिपब्लिक डे से जस्ट 2 दिन पहले। ओवर द ईयर्स द नेशनल एंथम हैज बिकम an essential part of Indian culture. It is played on many occasions, including at the commencement of cultural events, schools, assemblies, and official government ceremonies. Okay, the Constituent Assembly formally adopted the national anthem on January 24, 1950, after India gained independence from British rule. ठीक है, the national anthem is played with the national flag hosting in cinema halls before the commencement of any movie screening. देखिए ये जो था, ये जो डाटा है ना, ये पहले का है, क्योंकि अभी के टाइम पे 2024 में जब हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मूवी देखने गए थे हम लोग, ये पुष्पा 2, तो उसमें ये नेशनल एंथम प्ले नहीं हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो ये पहले का ही था, पहले होता था, मैं भी खड़ा हुआ हूँ सिनेमा हॉल में। ठीक है, बट अभी तो स्क्रीनिंग में ये प्ले नहीं हो रहा, बाकी चीज़ों में होता है प्ले। ठीक है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड यूनिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज रिच कल्चर एंड हेरिटेज एंड हिस्ट्री। तो देखिए जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमारे कंट्री का रिच कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री को भी शो करता है। ठीक है, द एंथम इज रिटन इन बंगाली एंड इज संग इन अ टाइम सिग्नेचर ऑफ 10/4, अ यूनिक टाइम सिग्नेचर दैट मेक्स इट चैलेंजिंग टू सिंग। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये सिंगिंग का एक पेस, एक स्पीड है, क्या है, 10/4। ठीक है, तो इसी स्पीड में हम लोग को एक गाना गाना होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से उसको धीरे या बहुत फास्ट हम नहीं गा सकते, एक पेस में गाना होता है। ठीक है, अभी मैं क्योंकि बोल रहा हूँ और हिल रहा हूँ तो मैं नेशनल एंथम नहीं गा सकता। अभी हम लोग को कभी भी अगर नेशनल एंथम गाना है तो हम लोग एक जगह पे खड़े होकर के प्रॉपर हमारे बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करके और फिर गाना है। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट किए हैं तो आपको एंड भी करना, आप लोग को बीच में रुक नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के स्कूल में सिखाया जाता था। तो चलिए अब भाई हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि क्या है, नेशनल गेम। तो नेशनल गेम जो है हमारा वो क्या है, हमारा हॉकी है। ठीक है, नेशनल गेम हमारा हॉकी। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी। द इंडियन नेशनल हॉकी टीम वॉन 6 consecutive Olympic gold medals between 1928 and 1956। ठीक है, 1928 और 1956 के बीच में इंडियन हॉकी टीम ने कंसेक्यूटिवली 6 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। उसके बाद क्या है, इंडिया प्लेड 24 ओलंपिक मैचेस एंड वॉन एवरी मैच व्हेन इट वाज मेड a national game. Hockey has been the leading sport in India for many years, and the Indian men's team has a strong international status, having won 8 Olympic gold medals and 1 World Cup. The sport has played a significant role in encouraging national unity and pride, and has helped to showcase India's sporting talent to the world. Okay, तो देखिए हमारे लिए जो हॉकी है वो क्या है, हमारे यूनिटी और प्राइड का प्रतीक है, जो कि हमने इंटरनेशनली भी प्रूव कर रखा है। ओके, द इंडियन मेंस फील्ड हॉकी टीम इट इज प्रेजेंटली रैंक 3rd इन द वर्ल्ड। देखिए अभी के टाइम पे ना, मैंने इसको लास्ट ईयर के डाटा से ही लिखा हुआ है, तो 2024 में भी क्या डाटा है उसके हिसाब से एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रैंक ऊपर नीचे हो सकता है।
ठीक है, behind Belgium and Austria. While the women's team is 9, India has also been successful in women's field hockey, winning the Asian Games in 1982, 1999 and 2024. Again, very proud moment for our Indian team. Field hockey has played a significant role in encouraging national unity and pride in India, and has helped to showcase the country's sporting talent to the world. Okay, India's most famous hockey team, India's most famous hockey player is Dhyan Chand, considered one of the finest player. Okay, तो ये था किसके बारे में, हॉकी के बारे में हमने देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्या, नेशनल फ्रूट। तो देखिए नेशनल फ्रूट जो है वो हमको सबको पता है, ठीक है, पंपकिन है। देखते हैं, इंडिया इज द मेजर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज। अच्छा, नेशनल वेजिटेबल नहीं बोला था, सॉरी, नेशनल वेजिटेबल है पंपकिन, नेशनल फ्रूट जो है वो हमारा क्या है, मैंगो है, ठीक है। मैंगो, it is mostly cultivated in tropical areas. It belongs to the Mangifera indica species, ठीक है। जो मैंगो का जो स्पीसीज है वो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका स्पीसीज के थ्रू ये आ रहा। द फ्रूट इज नोन फॉर इट्स डिलाइटफुल फ्लेवर एंड अरोमा एंड इज अ पॉपुलर इंग्रेडिएंट इन मैनी इंडियन डिशेज एंड डेजर्ट। ऑब्वियसली हम लोग में से कौन ऐसा होगा जिसको कि आम पसंद नहीं, और गर्मियों के टाइम पे तो हर किसी के फ्रिज में, हर किसी के घर में आम देखने को मिलता ही है। बहुत सारे इससे डिशेस भी बनते हैं, आप इससे मैंगो शेक भी बना सकते हैं, इससे कस्टर्ड भी बना सकते हैं, ऐसे भी काट के खा सकते हैं, फ्रूट सैलेड भी बन सकते हैं, मैंगो की आइसक्रीम भी बनते हैं, उस मतलब बहुत सारे डिशेस हैं। बहुत सारे लोग तो जो कच्चे आम होते हैं उसकी चटनी भी खाते हैं, दाल में भी डालते हैं, ठीक है। Celebrated in festivals and ceremonies nationwide. Mangoes have been stated in India literature and mythological for certain centuries. They are often linked with love and fertility and are believed to have many health benefits. Okay, the mango is an important symbol of Indian culture and is celebrated in festivals and ceremonies across the country, including mango festival held annually in Delhi। ठीक है, तो दिल्ली में एक मैंगो फेस्टिवल भी होता है स्पेशली मैंगो के लिए। ओके, तो देखिए द मोस्ट पॉपुलर डाइवर्सिटी ऑफ मैंगो इन इंडिया इज अल्फोंसो, known for its sweet and juicy flavor and often referred to as the king of mango। ठीक है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हापुस आम भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मैंगोज with over 40% of the world's mangoes grown in the country। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैंगो कंज्यूम होते हैं उसमें से 40% सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर इंडिया में ही उनकी ग्रोथ कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो देखिए नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो क्या है, हमारे रिवर गंगा का डॉल्फिन है। Is named the national aquatic animal of India. They were selected as there was a decline in their population. Therefore, to protect them, this measure was taken. The Gangetic River dolphin has a long history in Indian culture and is measured as the scared animal by many communities. Inappropriately, due to population and other threats, the population of the dolphins has weakened sharply in recent years, making their conservation a major priority for the Indian government and conservation groups. The grayish-brown dolphins grow to an average length of about 2.5 मीटर, बहुत बड़ा होता है ना, 8 फीट, मतलब जैसे मेरी जो अभी जो दिख रही है ये हाइट 5'10" है मेरी हाइट, तो अभी ये देखिए ये 8 फीट है, मतलब मेरे से भी 3-4 फीट और ज़्यादा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन न्यूमरस स्टेप्स टू डिफेंड द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इंक्लूडिंग बैनिंग फिशिंग इन सर्टेन एरियाज एंड सेटिंग अप सेंचुरीज फॉर डॉल्फिन। जैसे कि आप अगर चिल्का झील जाएंगे ना, कहाँ पे, ये उड़ीसा में, ठीक है, पुरी के पास,
है ना। तो चिल्का झील आप जाएंगे तो वहां पे आपको डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स इज वन ऑफ द ओनली 4 स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जो भी रिवर डॉल्फिन्स होते हैं सिर्फ 4 स्पीसीज होता है, उसमें से जो एक है वो क्या है, गैंगेटिक हमारा डॉल्फिन है। एंड इज फाउंड ओनली इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। सिर्फ 3 ही कंट्री में मिलता है, कौन कौन से, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स आर ब्लाइंड यूजिंग इको लोकेशन टू नेविगेट एंड लोकेट प्रे इन द म्यूग्री वाटर ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, तो ये था हमारे इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बोल रहे थे कि जो पंपकिन है वो हमारा क्या है, नेशनल वेजिटेबल है। तो देखिए द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया इज द पंपकिन। इट रिक्वायर्स फ्यूअर रिसोर्सेज एंड कैन बी ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। तो देखिए पंपकिन जगाने के लिए आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा कोई रिसोर्स नहीं चाहिए होता है, बहुत कम रिसोर्सेज में भी पंपकिन अच्छे से जग सकता है। ठीक है, पंपकिन पॉपुलैरिटी इन इंडिया कैन बी ड्रॉन बैक to ancient times when it was used as a medicinal plant in Ayurvedic medicine. Today, it remains a main vegetable in many households and is celebrated as national vegetable of India. ठीक है, तो देखो अभी इसमें क्या बोल दिया है, in India pumpkin are known by many names liable to the region and language such as कद्दू, हम लोग बोलते हैं ना, कद्दू बोलते हैं हिंदी में, इन हिंदी। फिर क्या है, पोसांगली इन तमिल एंड कुकुम्बा लांगा इन मलयालम। ठीक है, pumpkin is a common vegetable in Indian festival celebrations such as Diwali, Navratri, where it is used to make sweets and dessert like pumpkin halwa एंड पंपकिन खीर। तो देखिए पंपकिन हलवा और पंपकिन खीर बनाने में भी बहुत काम में आता है ये। कब कब, जब ये दीपावली, नवरात्रि वगैरह होता है ना, ठीक है, जो भी ऑस्पिशियस हमारे फेस्टिवल्स होते हैं। इसके बाद क्या, इट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, रिप्रोड्यूसिंग इट्स स्टेटस इन इंडिया, इन इंडियन कल्चर एंड क्विजीन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पंपकिन इन द वर्ल्ड विथ मेजर ग्रोइंग स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो देखिए पंपकिन का जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टर जो है वो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसके जो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इंडियन ट्री। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्री। तो देखिए Ficus bengalensis, also known as banyan tree, is India's national tree. ठीक है, India's national tree. It conserves a huge area, has a large roots and lives long and regenerates for thousands of years. It is part of the fig family. The banyan tree is deeply tangled with Indian mythology and spirituality, and its roots and branches have been used for centuries in Ayurvedic medicines. It also symbolizes strength, resilience, and permanency, making it a fitting choice for India's national tree. Okay. तो देखिए जो इंडियन नेशनल ट्री है वो क्या क्या शो कर रहा है, बनैन ट्री हमको स्ट्रेंथ शो कर रहा है, फिर रेजिलियंस शो कर रहा है, फिर परमानेंसी शो कर रहा है। ओके, देखिए बनैन ट्री ऑफर शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स। दे ऑल्सो हेल्प स्टॉप सॉइल इरोजन। ठीक है, बनैन ट्री क्या करता है ना, वो अपने जड़ से मिट्टी को पकड़ करके रखता है अच्छी तरीके से। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड वेरियस बर्ड्स एंड अदर wildlife habitats. Banyan trees are long lived and can endure for centuries. ठीक है, the oldest banyan tree
in India is estimated to be over 250 years. भाई 250 साल से भी पुराना है oldest banyan tree, ठीक है. Old and located in कोलकाता. कोलकाता में इसका ना एक सेंचुरी ही पूरा बना हुआ है banyan tree का, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. मतलब उसके जो रूट्स है ना वो बहुत दूर तक फैले हुए हैं. मेरे पास पर्टिकुलर नंबर मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये देखा, ठीक है. देखिए, द banyan tree is native to Indian subcontinent and is found throughout the country. The traditional medicine, various parts of the banyan tree are used to treat various ailments including digestive, respiratory and स्किन. तो देखिए बनियन ट्री के बहुत सारे मेडिकल यूजेस भी हैं. क्या क्या चीज में? तो मेडिकल जो यूजेस है वो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और स्किन जो डिजीजेस है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बनियन ट्री को यूज करते हैं. ओके, तो चलते हैं अभी हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में. इसके बाद वाला टॉपिक क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग. ठीक है, देखिए इससे पहले जो हमने देखा था वो हमारे क्या था, नेशनल एंथम था. और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है हमारा, ये हमारा नेशनल सॉन्ग. इंडियाज नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ही wrote it for Anand Math, his book in Bengali. The song has been essential part of India's national identity and is sung on numerous occasions including Independence Day and Republic Day. Its rich national significance and emotional resonance continue to make it an essential part of Indian culture and heritage. Okay, इसके बाद देखते हैं, the song became an assembling cry for the Indian independence movement and was often sung at political rallies and protest. तो देखिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले का ये सॉन्ग है जो कि बहुत बार इंडियन पॉलिटिकल रैलीज में भी गाया जाता था और प्रोटेस्ट में भी गाया जाता था. ओके, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1876. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज नॉवल आनंद मैथ. ठीक है, आनंद मत. द सॉन्ग हैज बीन presented in numerous Indian films and is still popular today as a patriotic song. Okay, in 2005 the Indian government explained that singing Vande Mataram is not mandatory but is stimulated to show respect to the country. ठीक है, तो देखिए इंडियन जो गवर्नमेंट है वो 2005 में ये कह दिया था कि वंदे मातरम गाना एकदम सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप ये गाते हो तो आप एक इंडियन जो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो हमारा जो देश है उसको आप क्या करते हो, अपने साइड से एक रेस्पेक्ट प्रेजेंट करते हो. इसीलिए हम इस जो सॉन्ग है इसको हम लोग गाते हैं. ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग आगे. नेशनल हेरिटेज एनिमल. ठीक है, तो देखिए नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो हमारा क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है हमारा क्या, एलिफेंट है. ठीक है, वो भी कौन सा एलिफेंट, हमारा इंडियन एलिफेंट. एट अ सर्टेन टाइम द इंडियन एलिफेंट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड टू प्रोटेक्ट देम they were named the national heritage animal of India. They are sign of royalty. The Indian elephant is a cultural symbol and plays a vital role in preserving the country's rich biodiversity as a keystone species. These gentle giants have been an essential part of India's culture and spiritual heritage for centuries and are measured as scarce in many parts of the country. These gentle giants have a multi-faceted social structure and live in herds led by a matriarch consisting of up to 20 or more elephants. तो देखिए जो ये एसेटिक जो जाइंट्स है, जेंटल जाइंट्स हम लोग बोलते हैं इंडियन एलिफेंट्स को, तो ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनमें एक इनका क्या होता है, लीडर भी होता है. ठीक है, और ये 20 से ज्यादा जो हाथी होते हैं एक साथ में रहते हैं. ओके, इंडियन एलिफेंट्स
आर एंडेंजर ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए इंडियन जो एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि जो हाथी होते हैं कभी कभार वो खेत वगैरह में चल जाते हैं, तो जो लोग हैं वो उनको मार पीट के भगाने की कोशिश करते हैं। बहुत पहले क्या होता था कि हाथी के दांतों के लिए भी उनको मारा जाता था। तो इस टाइप से जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, बहुत लोग को जो राजा महाराजा के समय में हाथियों का शिकार भी किया जाता था। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से ही हाथी अभी इंडिया में क्या एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। ओके, एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस एंड ईट अबाउट 300 to 400 pounds of vegetation daily, using their trunk to pluck leaves and branches from trees. Elephants have lifespan of about 60 to 70 years, मतलब इंसान के बराबर ही जीते हैं। आज के टाइम पे इंसान भी फ्रेंड्स 60 से 70 साल तक ही जीता है मैक्सिमम इन द वाइल्ड, मेकिंग देम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव मैमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जितने भी मैमल्स हैं उनमें से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल्स है हमारा क्या, इंडियन एलिफेंट। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग आगे। हाँ, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, ओथ ऑफ अलायंस। ठीक है, तो देखिए द नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया इज द ओथ ऑफ अलायंस। इट मेंटेन्स यूनिटी, पीस एंड ब्रदरहुड इन द नेशन। द प्लेज इज अ वे फॉर इंडिविजुअल्स टू रिपीट their commitment to the ideals of Indian constitution, such as secularism, democracy, unity and national inheritance. The national pledge was first introduced in 1962। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन प्लेज जो है हमारा वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1962 में हमारा इंडियन प्लेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। has become an important role of national unity and patriotism in India। ठीक है, the national pledge is a significant part of the school prospectus in India and is taught to children at a young age to instill a sense of patriotism and love for their country। तो देखिए ये जो नेशनल प्लेज है ये बचपन से ही स्कूलों में सिखाया जाता है ताकि बच्चे के माइंड में एक इंडियन का जो हमारा जो कंट्री भारत देश जो है उसके लिए एक पेट्रियोटिज्म बचपन से ही डेवलप किया जा सके। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिसाइट द प्लेज ऑफ ऑन वेरियस ओकेजन सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड अदर नेशनल इवेंट्स। तो इन ये जो प्लेज है ना इसको हम इंडियन नेशनल डे है ना, जैसे कि रिपब्लिक डे हो गया या इंडिपेंडेंस डे हो गया या जो बाकी भी जो नेशनल जो इवेंट्स है उसमें भी इन प्लेजेस को लाया जाता है। द प्लेज वॉज इनिशियली रिटन ऑन इंग्लिश बाय अ ग्रुप ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड वॉज लेटर ट्रांसलेटेड टू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, द प्लेज इज नॉट लीगली बाइंडिंग but it's significant as a national unity and patriotism symbol। ठीक है, तो देखिए ये लीगली आप बाउंड नहीं है कि आपको ये प्लेज बोलना ही बोलना है, रोज बोलना है। ठीक है, बट क्या है कि अगर आप इसको कहते हैं तो आप अपने जो पेट्रियोटिज्म है जो इंडिया के लिए उसको आप शो करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग। इसके बाद क्या है, नेशनल बर्ड। तो देखो द ब्यूटीफुल ब्लू बर्ड, the Indian peacock is the national bird of India। They have been part of Indian mythology for a long time। They signify monarchy and divinity। The peacock has been an important part of Indian folklore, mythology and art and is considered a scared bird in many Indian religions। Its representation can be found in numerous forms of Indian art, from ancient sculptures to modern paintings। ठीक है, इंडियन स्कल्पचर से लेकर के मॉडर्न पेंटिंग्स तक हमको ये पीकॉक का क्या देखने को मिलता है, जिक्र देखने को मिलता है। एंड इज अ बिलव्ड एंड आइकॉनिक सिंबल ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। ठीक है, तो देखिए जो पीकॉक है वो हमारा क्या है, इंडियन कल्चर का एक बहुत ही मेजर पार्ट है।
ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, नेशनल बर्ड है। आप एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि आप पीकॉक को कभी भी अपने घर में पाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये लीगली ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, द पीकॉक इज अ नोटेबल स्पीसीज इन द इंडियन इकोसिस्टम एंड हेल्प्स टू अपहोल्ड द बैलेंस ऑफ नेचर बाय preying on insects and small animals. The peacock is a native bird to India and is found in many parts of the country, especially in rural areas and forests. The most striking feature of the male peacock is its long, colorful tail feather that can grow up to 6 feet long. तो देखिए जो मेल पिकॉक का जो फेदर होता है वो 6 फीट तक भी लंबा हो सकता है, भाई बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ध्यान रखने की बात है। द पीकॉक इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो देखिए पीकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड होने के साथ साथ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी स्टेट बर्ड भी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेशनल एनिमल, नेशनल रिवर, नेशनल करेंसी, ठीक है। चलिए अभी बस 3 ही टॉपिक बचा है, तो देखिएगा नेशनल एनिमल, ठीक है। तो हमने जो इससे पहले जो देखा था वो था इंडियन नेशनल हेरिटेज एनिमल, जो कि क्या था, एलिफेंट था। अब अगर हम लोग सिर्फ नेशनल एनिमल की बात करेंगे तो जो सिर्फ नेशनल एनिमल जो है वो क्या है, द रॉयल बंगाल टाइगर। तो देखिए द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एज इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो देखिए बाकी जितने भी आप लोग को दिख रहे होंगे ना, जो भी नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड या नेशनल हेरिटेज एनिमल या नेशनल एक्वेटिक एनिमल, सभी क्या है, एंडेंजर्ड ही है। एंडेंजर्ड होने के कारण ही उनको क्या किया गया था कि नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड में लाया गया था, ठीक है। तो देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज, इट सिंबलाइजेस ब्रेवरी विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज कोट एंड ब्लैक stripes. The Bengal tiger is a symbol of India's rich biodiversity and source of national pride and identity. The Bengal tiger has been an important part of Indian culture and folklore for centuries and is considered a scared animal in many Indian religions. ठीक है, ओके। तो देखिए इंडिया में जो है ना कल्चरली टाइगर को बहुत ज़्यादा माना जाता है ना। और ये क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर को, जैसे हमारी जो दुर्गा माँ की जो सवारी होती है तो शेर होती है, ठीक है, वो तो एशियन लायन है। बट हम लोग क्या करते हैं कि टाइगर को भी भाई उन्हीं का मतलब टाइगर को भी हम क्या मानते हैं कि भाई इसको नहीं मारना है, इसको हम लोग को अपने साथ में रखना है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ तय हो गई, एक टाइम पे इंडियन जो रॉयल बंगाल जो टाइगर था वो इतना इंडेंजर्ड हो गया था कि सिर्फ कुछ 1400 या 1500 ही बस बचे हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिलनी चाहिए कि भाई उन्होंने एंडेंजर्ड जो एनिमल हैं उनको भी अभी तक थोड़ा सा वो रिबॉर्न कर लिया है, बहुत सारे अभी टाइगर्स आ चुके हैं। तो देखिए द बंगाल टाइगर इज द थ्रेटेंड स्पीसीज विथ ओनली अराउंड 2500 इंडिविजुअल्स, मात्र 2500 टाइगर ही बचे हुए थे, ठीक है, इंडिविजुअल्स रिमेनिंग इन द वाइल्ड। द बंगाल टाइगर इज एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड रिलीजियस सिंबल इन इंडिया एंड इज एसोसिएटेड विद द हिंदू गॉडेस दुर्गा एंड लॉर्ड शिवा, ठीक है ना। द साइंटिफिक नेम ऑफ बंगाल टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस, one of the world's largest wild cats. Okay, tigers are unsociable animals and adult male can have territories of up to 60 square miles. ठीक है, तो देखिए जो टाइगर्स होते हैं वो सोशल एनिमल बिल्कुल भी नहीं है। आप टाइगर को अपने घर में पालतू बना करके नहीं पाल सकते और ये लीगली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मेल टाइगर जो होते हैं उनके अपने बाउंड्रीज होते हैं भाई, अपने एरियाज होते हैं ना, कि देखो भाई ये मेरा एरिया है 60 माइल्स तक, 60 स्क्वायर माइल्स है ना, वो अपना उनका एरिया रहता है। आप उस एरिया को क्रॉस करके उनके एरिया में नहीं जा सकते, है ना। अगर आप जाते हैं तो फिर आपको पता ही है भाई झगड़ा तो होता ही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा देखते हैं हम लोग नेशनल रिवर। तो हमारी जो गंगा माता है
वही हमारी क्या है, नेशनल रिवर है। तो देखिए गंगा जो रिवर है ना, वो इंडियन नेशनल रिवर के साथ साथ हम हिंदूज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा, कैसे बोल सकते हैं, एक भगवान का दर्जा उस रिवर को मिला हुआ है। ये भी हम लोग मानते हैं कि अगर वहाँ पे आप एक बार नहा लिए तो आपके जितने भी पाप हैं वो पूरे धुल जाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ सबसे पास जो पड़ता है वो बनारस का पड़ता है, ठीक है। तो देखिए गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 2008 में गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया गया था 2008 एज अ स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग द गंगा एक्शन प्लान goals. The national river of India holds a singular place in the hearts of Indian people, and its meaning deeply inbuilt into the country's history and mythology. Each national river of India has an exclusive story, from the mighty Ganga in the north to the serene Kaveri in the south. Together, they form a vital part in India's rich cultural heritage. The Ganga River is considered one of the holiest river in India, and it is worshipped as a goddess by Hindus. इस पॉइंट को मैंने पहले ही आप लोग को कंसिडर कर दिया था। The Ganga River is also an important pilgrimage site, and millions of Hindus visit the river each year to participate in religious ceremonies and rituals. The Ganga River is the subject of numerous environmental and conservation initiatives, and its protection is a key priority for the Indian government. The Ganga is longest river in India, stretching over 2,525 kilometers from its source in the Himalayas to its delta in the Bay of Bengal. मतलब वो कहाँ से निकलता है गंगा, वो मतलब हिमालय से निकलते जाता है, साथ में बहुत और भी रिवर जुड़ते जाते हैं, और लास्टली वो कहाँ पे जाके गिरता है, बे ऑफ बंगाल में। गंगा के बारे में और एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वो पॉइंट शायद छूट गया है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो नमामि गंगे, ठीक है। तो नमामि गंगे में क्या किया जा रहा है कि गंगा के जो भी घाट हैं और गंगा में कोई भी टाइप का प्लास्टिक वगैरह नहीं डाला जा रहा है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है, बट फिर भी कुछ फैक्ट्रीज है, कुछ इंडस्ट्रीज है जो कि उसको गंदा कर रही हैं। बट उनको भी अभी इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि भाई गंगा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से ना जो इंडिया की जो नदियाँ हैं ना, वो लाइफलाइन है, क्योंकि अगर सोचिए आप ही खुद ही कि अगर जो रिवर्स वो नहीं रहेंगी तो जो फर्टिलाइजेशन है जो सॉइल का, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो फ्लो कैसे होगा, तो वो तो रिवर के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन करेंसी। तो ये मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक ही है, हाँ, इंडियन करेंसी। तो देखिए जो इंडियन करेंसी जो है वो हमारे क्या है, वो है हमारा रुपी, ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसे टाइप का सिंबल से ही हम लोग शो करते हैं। तो देखिए द इंडियन नेशनल रुपी और INR, ठीक है, इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। ओवर द सेंचुरीज इंडिया हैज यूज्ड वेरियस करेंसीज इंक्लूडिंग copper, silver and gold coins as well as paper money issued by colonial powers. Today, the Indian rupee is used extensively in India and is recognized as one of the world's major currencies. It is also a legal tender in neighboring countries including Nepal and Bhutan. The Reserve Bank of India, जिसको कि RBI बोलते हैं हम लोग, monitors the currency. The Indian rupee is widely used across Nepal, Bhutan and Zimbabwe. The Reserve Bank of India RBI is responsible for issuing the Indian currency. Mahatma Gandhi's portrait is highlighted on all Indian currency notes except the 1 rupee note. 1 rupee के नोट के छोड़ कर बाकी सब में महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है। 1 rupee note has an image of Indian rupee symbol in it. The Indian government has introduced new security features to stop fabricating Indian currency notes, such as new series of currency notes in 2018. मतलब कब, जब ये नोटबंदी के बाद क्या किया गया कि इंडियन रुपी के जो मतलब इंडियन करेंसी के जो पूरे नोट्स थे, है ना, उनको पूरा चेंज करने के लग गए ना, और 500 और 1000 के नोट को तो बैन ही कर दिया गया था। और अभी फिर से
2000 के नोट अब मार्केट में दिख नहीं रहे। ऐसा नहीं कि कोई देगा तो चल नहीं सकता है, चल सकता है, बट मार्केट में वो नोट जो है वो दिख नहीं रहे। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा और थोड़ा भी आपके नॉलेज में वृद्धि किया होगा, आपको जो कुछ भी सपोर्ट किया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी रिंग कर दीजिएगा। और कोई भी बच्चे जो सैनिक स्कूल वगैरह के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए ये हमारे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनकी फोटोज हैं, है ना। साथ में यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर भी दिख रहा होगा जो कि है 9009851591। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लास की सुविधा लेना चाहें वो सारे डिटेल्स, फीस और जो भी टाइमिंग डिटेल्स इस नंबर से आप लोग ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। बाकी हमारा ऑफिशियल ऐप आशीष क्लासेस का भी जल्दी आपके सामने होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। आशीष महती साइनिंग ऑफ। थैंक यू।